नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत हमने अब तक बात की 1911 तक की घटनाओं की और 1911 के बाद इस क्रम को हम जारी रखते हुए आज शुरू करते हैं 1912 से। 1912 में जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि जॉर्ज पंचम जब आए तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 1911 में दो बड़े डिक्लेरेशन किए गए। एक तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया अरुंडेल समिति की सिफारिश के आधार पे, और दूसरा ये कि अब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। अब दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई 11 में, परंतु बनाया कब गया? 1912 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1912 की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, हार्डिंग को मारने का प्रयास। लॉर्ड हार्डिंग जो इस समय वायसराय थे, और इन वायसराय का जब दिल्ली में प्रवेश हुआ तो इन्हें मारने की योजना बनी, और इस योजना में चांदनी चौक दिल्ली में क्रांतिकारियों ने इन पर बम फेंका और इस बम कांड से ये बच गए। हालांकि ये घायल हुए परंतु ये बच गए। परंतु इस सारी योजना का जो सूत्रधार था रास बिहारी बोस, उस रास बिहारी बोस का वो प्रयास सफल हो गया, जहां अंग्रेज़ों के मन में एक भय व्याप्त हो गया कि वायसराय तक भी अटैक हो सकता है, वायसराय पर अटैक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि क्रांतिकारी और भारतीय बहुत असंतुष्ट हैं, और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना इस बात का प्रतीक है कि भारतीयों के प्रति जो ब्रिटिश नीतियां हैं वो अनुकूल नहीं है, और अब जो उग्रवादी या अतिवादी क्रांतिकारी हैं वो अपने स्तर को पार कर चुके हैं, बहुत आगे निकल गए हैं और वायसराय तक पर अटैक होने लगा है। तो इस हार्डिंग पर बम कांड की जो घटना है, इसके संबंध में कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। वो ये कि ये घटना कब हुई? 23 दिसंबर 1912 में हुई, और इसमें बहुत सारे लोगों को कैद किया गया जिन पर दिल्ली षड्यंत्र केस, देखिए जहाँ घटना होती है, हम इससे पहले नासिक षड्यंत्र केस, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से इस तरह के नाम हम सुन चुके हैं। तो जहां घटना होती है तो दिल्ली षड्यंत्र केस के आधार पर इन पर मुकदमा चलाया गया, और 4 लोगों पर इस तरह का अभियोग चला कि इन्हें फांसी की सजा दी गई। अवध बिहारी, बाल मुकुंद, अमीर चंद और बसंत कुमार, इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। और रास बिहारी बोस जो इस पूरी कहानी में मुख्य भूमिका में थे वो गायब हो गए, वो बच निकले, और 1915 तक किसी तरह से छुपते छुपाते उन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और 1915 में जापान चले गए। और जब हम बाद में स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मदद करते हुए रास बिहारी बोस आपको जापान में दिखाई देंगे। तो वो जापान चले गए थे। इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा हुई, और आपको इन चारों के नाम एक सिस्टम से याद करना है। या तो आप इसे ए बी के नाम से याद कर लेंगे, या बी ए के नाम से याद रखेंगे इन चारों को। बाल मुकुंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार और अमीर चंद, इन 4 लोगों को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई? तो वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम कांड अर्थात वायसराय को मारने का जो प्रयास था उसके तहत इनको फांसी की सज़ा दी गई। तो 1912 की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी। 1913 की ओर पलायन करते हैं, और 1913 में हम देखते हैं कि भारत से बाहर से जो गतिविधियां चल रही थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो विदेशों से सपोर्ट मिल रहा था, उसी सपोर्ट के अंतर्गत एक दल का, एक पार्टी का गठन हुआ 1913 में, जिसे गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई वो अमेरिका में हुई, और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। और वास्तव में गदर पार्टी का जो आरंभिक नाम था वो था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ
अमेरिका इसका मूल नाम था। और इस संस्था के द्वारा, इस संस्था की स्थापना 1913 में की गई और इस संस्था के द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसे गदर नाम दिया गया। ध्यान रखना है आपको ये जो पत्र निकाला गया था इस पत्र का नाम गदर था और इसी के नाम से हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम ही गदर पार्टी हो गया। अब ये गदर नाम का पत्र जो है वो प्रारंभ में उर्दू में निकाला गया, फिर पंजाबी में भी, फिर हिंदी में, फिर गुजराती में, इसकी लैंग्वेज पूछी जाती है, फिर मराठी में और अंग्रेजी में भी। इन सारी भाषाओं में गदर पत्र निकला है। और यदि आप भारत के मैप से इसे याद करना चाहें तो मैं आपको इजी करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कश्मीर है तो उर्दू, फिर पंजाब है तो पंजाबी, उसके बाद राजस्थान है तो यहाँ पर हिंदी, गुजरात है तो गुजराती, महाराष्ट्र है तो मराठी और दक्षिण में इंग्लिश। इस तरह से आपको लैंग्वेज इसी क्रम में याद रखनी है कि इन सभी भाषाओं में गदर नाम का पत्र प्रकाशित किया गया। यह पत्र आरंभिक तौर पर साप्ताहिक था और बाद में यह मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ। इस गदर पार्टी की जो स्थापना की गई इसके अंदर मुख्य रूप से दो लोगों का योगदान माना जाता है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। और आपको बता दें इस गदर पार्टी में इन दोनों का महत्व इतना ज़्यादा है कि इन दोनों में से ही आपको अध्यक्ष मिल जाएंगे। ये अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिस करते हैं लड़के। अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। आमतौर पे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है तो हम लोग लाला हरदयाल को ज़्यादा वेटेज करते हैं और संस्थापना में भी उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा होने की वजह से मानते हैं कि अध्यक्ष वो होंगे। तो अध्यक्ष लाला हरदयाल नहीं है, अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाकना है। लाला हरदयाल जो हैं इसके सचिव हैं। और इसी चीज़ को आप कनेक्ट कर लीजिएगा कांग्रेस की स्थापना से। आपने देखा कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी और ए.ओ. ह्यूम जो है वो इसके सचिव या महासचिव थे। यहाँ पर भी लाला हरदयाल ने ही इसकी स्थापना की है मुख्य रूप से और वो सचिव की भूमिका में है। सोहन सिंह भाकना यहाँ पर अध्यक्ष बने। इस संस्था के माध्यम से कोशिश ये की गई कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को बल दिया जाए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जागृत किया जाए। गदर के पत्र के माध्यम से इन्होंने भारतीयों को जागृत किया। विदेश से जो मदद बन सकती थी, अमेरिका में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय थे उनसे जो मदद बन सकती थी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए चंदा इकट्ठा करना, वहाँ से अस्त्र शस्त्र जो संभव था वो सारी मदद वहाँ से प्राप्त करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर आपको लाला हरदयाल का नाम भी ध्यान रखना है। और लाला हरदयाल कालांतर में जर्मनी गए, वहाँ से भी इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये गदर पार्टी का संदर्भ आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो 1913 की यही महत्वपूर्ण घटना थी। 1914 में चलते हैं और 1914 में हमारे पास अलग अलग तरह की एक दो घटनाएं हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है। 1914 की एक महत्वपूर्ण घटना कामागाटा मारू की घटना 1914। ठीक है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया कामागाटा मारू क्या है। तो आपको पता है भारत से बहुत सारे लोग जिनमें मुख्य रूप से सिख जो थे वो भारत से बाहर जाना चाहते हैं। और भारत से बाहर जाने का मतलब ये कनाडा जाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड मैप में ये अमेरिका है और अमेरिका का जब 3 डिवीज़न करते हैं उत्तरी अमेरिका का, तो ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये मैक्सिको है और जो उत्तरी भाग है वो कनाडा है। इस कनाडा में वैंकावुर नाम का बंदरगाह है। वैंकावुर, यहाँ से संबंधित एक घटना है जिसे कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। एक बार हम इसको समझने का प्रयास करें। एग्जैक्टली क्या है कि भारत से कुछ लोग कनाडा जाना चाहते हैं क्योंकि कनाडा की जो सरकार है उसके द्वारा कानून में कुछ ढील दी गई। बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक तरह से यूँ कहिए कि वेलकम किया गया और एक ढील देते हुए ये कहा गया कि भारत से या किसी भी जगह से अगर किसी जगह स्टे करते हुए डायरेक्टली
कहीं स्टे किए बिना डायरेक्टली अगर कनाडा में आते हैं तो वेलकम, और कुछ समय के लिए तो ये भी कर दिया कि कहीं स्टे करके कहीं रुक कर भी कुछ लोग आते हैं तो उनका देश में स्वागत है। और इस तरह से कुछ भारतीयों को यहाँ पर प्रवेश मिल गया था, और इससे सिख लोग जो है बड़े उत्साहित थे। उनको लगता था कि हम कनाडा जा सकते हैं, वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, और हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी कुछ सहायता जुटा पाएँ। इस पूरी कहानी में कोशिश ये की गई कि एक जहाज़ लिया जाए, तो कामागाटा मारू नाम का एक जहाज़ जो जापान से किराए पर लिया गया, और इसे प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था गुरदीत सिंह, और कहीं कहीं इनका नाम हरदीत सिंह भी प्राप्त होता है। गुरदीत सिंह या हरदीत सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया, कामागाटा मारू नाम का जहाज़ जापान से किराए पे लिया, और इसमें 375 लोगों को लेकर ये भारत से चले आए। कहाँ पर? कनाडा के वैंकावर बंदरगाह पर। और जब वैंकावर बंदरगाह पर आए तो एक टाइम लग गया जहाज़ के माध्यम से, जलीय जहाज़ के माध्यम से 2-3 महीने का जब समय लग गया पहुंचने में, तो वहां पर कानून चेंज हो गए थे, वहां के रूल्स जो है वो चेंज हो गए थे, और कैनेडियन सरकार ने इनको अनुमति नहीं दी। इनको कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, और जब इन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली तो ये लौट आए, और जब ये लौट कर आए तो ये कलकत्ता के बंदरगाह पर पहुँचे, और कलकत्ता के बंदरगाह पर इनमें बड़ा रोष व्याप्त था। इनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार की वजह से कनाडा की सरकार ने हमको प्रवेश नहीं दिया, और वहाँ पर भी इनको जब ये उतरना चाहते थे तो इनको मना किया गया कलकत्ता के बंदरगाह पर भी। इस वजह से वहाँ एक मुठभेड़ हुई ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, और कहा जाता है 18 या 22 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई, और ये घटना कामागाटा मारू की घटना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एक जहाज़ जिसके माध्यम से इस व्यक्ति का प्रयास इन लोगों को ले जाने का, वैंकावर में इनको प्रवेश नहीं मिला, वापस कलकत्ता आए, और वहाँ पर ब्रिटिशर्स के साथ इनकी मुठभेड़ और 18 या 22 लोगों की मौत, ये सारी घटना को मिलाकर कामागाटा मारू की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, या यूँ कहिए एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी लिंक माना जाता है। ठीक है, तो ये कामागाटा मारू की घटना जो है आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह की एक और घटना 1914 में हुई जिसे तोशा मारू की घटना के नाम से भी जानते हैं। पहले क्या है, कामागाटा मारू की घटना ही फेमस थी, फिर जब रिलेटेड होती हैं चीज़ें तो तोशा मारू की घटना भी यहाँ पर 1914 की, और ये भी एक फेमस घटना के रूप में। देखिए, तोशा मारू भी एक जहाज़ का नाम, और ये जहाज़ भारत लौट रहा था कुछ लोगों को लेकर, और कहाँ पर रुके, ये सिंगापुर में रुके। आपको ध्यान रखना है, तोशा मारू जहाज़ से कुछ भारतीय भारत आ रहे थे, और जब वो भारत आ रहे थे तो सिंगापुर होकर आ रहे थे। सिंगापुर के बंदरगाह पर या भूमि पर ये लोग जब रुके तो वहाँ पर इन्होंने जो थोड़ा सा समय मिला, वहाँ यूँ कहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक क्रांति पैदा करने के लिए, एक जागृति डालने के लिए एक प्रयास किया। और उस प्रयास में जो परमानंद थे, एक बड़े नेता रहे परमानंद, इन्होंने वहाँ पर एक भाषण दिया, और उस भाषण की वजह से वहाँ की जो फ़ौजें थी, वहाँ पर जो फ़ौजों में भारतीय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आंदोलन सा कर दिया। और इस आंदोलन के द्वारा सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, इन लोगों ने क्या किया, ये सारे संगठित होकर चले, और इन्होंने सिंगापुर में ब्रिटिश जो सैनिक अड्डे थे, ब्रिटिश सैनिक अड्डों पर अधिकार कर लिया। और ब्रिटिश सैनिक अड्डों पर अधिकार करने की इस घटना को ही सिंगापुर क्रांति या तोशा मारू की घटना के नाम से जाना जाता है। तो इसको ब्रीफ कर लें हम लोग कि तोशा मारू भी एक जहाज़ था, भारत में लौट रहे थे, सिंगापुर में जहाँ रुके तो परमानंद के नेतृत्व में यहाँ एक चेतना विकसित की गई, और उस चेतना के कारण सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री ने ब्रिटिश सैनिक अड्डों पर अधिकार स्थापित कर लिया। और इस संपूर्ण घटना को मिलाकर तोशा मारू घटना के नाम से या सिंगापुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये घटना भी कब हुई, 1914 में हुई। तो ये भी हमको यहाँ पर समाहित कर लेना है।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1915 की। और 1915 में बहुत सारी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से अपने सफलता के बाद लौट आए हैं, और उनका आगमन कर लेते हैं हम 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे, और इसलिए इसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है आपको, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, और उसका कारण ये है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। और यही मैं आपको 2 चीज़ें जिक्र कर दूं, कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी वर्ष तो गांधी आए, और इसी वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनकी मृत्यु हो गई, और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई। दोनों ही उदारवादी नेता थे, हम लोग जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो हैं वो महादेव गोविंद रानाडे माने जाते हैं। तीनों को आपको क्रम में रख लेना है, कौन कौन से। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे वो रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे, जो महाराष्ट्र में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गांधी आए, गांधी के गुरु चले गए, और फिरोज शाह मेहता की भी मृत्यु हो गई। कॉलेज लेक्चरर में राजस्थान में प्रश्न पूछा गया था कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई, तो ये आपको संदर्भित कर लेना है। 1915 चल रहा है, और 1915 में महत्वपूर्ण एक घटना आपको ध्यान रखनी है। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन। भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ? 1915 में। तो ये क्या कहानी है, एक बार हम सुन लेते हैं। भारत के एक व्यक्तित्व थे राजा महेंद्र प्रताप, और राजा महेंद्र प्रताप ने अफ़गानिस्तान के काबुल में जाकर भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। और आपको बताएं, इनके सहयोगी जो थे बरकतुल्ला खां थे। बरकतुल्ला खां जो थे वो इनके मुख्य सहयोगी थे, और इस वजह से आपको बताएं ये जो सरकार स्थापित की गई, इस सरकार में राजा महेंद्र प्रताप तो बने राष्ट्रपति, और बरकतुल्ला खां को बनाया गया इस सरकार में प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रश्न तो अब तक तो यहीं तक पूछा है कि अस्थायी सरकार का गठन किसने कहाँ किया, कब किया। तो काबुल में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने किया, और बरकतुल्ला खां को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने एक और पदाधिकारी बनाया था जिनका नाम था अब्दुल्ला खां, और ये थे गृह मंत्री। गृह मंत्री का पद जो दिया गया, ये दिया गया अब्दुल्ला खां को। अब यहाँ पर एक घटना अटैच होती है, उस घटना का जिक्र हम लोग कर लेते हैं। ये जो गृह मंत्री थे अब्दुल्ला खां, इन्होंने महमूद हसन को पीले रंग के पीले सिल्क पर इन्होंने कुछ लिख के भेजा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रमोट करते हुए, एक योजना सी बनाते हुए अब्दुल्ला खां ने पीले सिल्क के ऊपर महमूद हसन को कुछ लिखकर भेजा, और जो ये लिखकर भेजा गया इसको पढ़ लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, इसे कैप्चर कर लिया गया, अधिकृत कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और इस वजह से इसे सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न अब बर्निंग हो सकता है आपके लिए। सिल्क पेपर षड्यंत्र, इसका मतलब सिल्क को पेपर के रूप में इस्तेमाल करके एक षड्यंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक कुछ गतिविधियां स्थापित करने की कोशिश की गई, एक ऐसी स्थिति लाने की कोशिश की गई जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रमोशन मिलता, बढ़ावा मिलता। तो इस तरह की घटना जो विकसित हुई उसे सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से
जाना जाता है। और ये भी कब की घटना है, ये 1915 की घटना है। तो ये भी आपको इससे अटैच कर लेना, सिल्क पेपर षड्यंत्र क्या था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15 में ही एक अंतिम बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर षड्यंत्र प्रथम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ आपको केवल एक बात और ध्यान रखनी है कि अब कांग्रेस, आपको याद होगा 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। उसके बाद कांग्रेस बिखरी है, परंतु अब तिलक जो है वापस से आ गए हैं और वो कहीं ना कहीं दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं, जुड़ गए हैं स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रयास से। और अब ये चाहते क्या हैं, ये चाहते हैं तिलक की बात करें या एनी बेसेंट की बात करें, तो इन लोगों की अब जो इच्छा है वो ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जॉइंट हो जाए और इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाए। मैं समझौता शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 1909 का जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो सुझाव आया था, या यूँ कहिए कि अधिनियम में जो एक चीज़ निकल कर आई थी 1909 के मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम से, जो एक चीज़ निकल कर आई कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए जाएं मुसलमानों को, तो उससे कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में एक गैप हो गया था। और अब ये जो नेता हैं, इनके अलावा जिन्ना का नाम भी लूँगा मैं, मोहम्मद अली जिन्ना का भी, ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं ये दोनों नज़दीक आ जाएं। और वो नज़दीक आ जाएं, इसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, पहली बार 1915 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो भी बम्बई में हुआ, और आपको बताएं जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ वो भी बम्बई में हुआ। और ये सिलसिला 15 के बाद भी चलता रहा, 16, 17, 18। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साझा समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ कोई रणनीति बनाना चाहते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पर डिस्कस हो गया है। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन किस स्थान पर एक साथ हुआ, मतलब एक साथ का मतलब किस स्थान पर हुआ एक ही वर्ष में, तो 1915 वो वर्ष है। और बम्बई में ये अधिवेशन कांग्रेस का भी बम्बई में और मुस्लिम लीग का भी बम्बई में। और जब हम 16 में जाएंगे तो वहाँ पर हम कराएंगे इनके बीच में लखनऊ समझौता, क्योंकि वहाँ पर भी मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी होगा लखनऊ में और कांग्रेस का अधिवेशन भी होगा लखनऊ में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत एक साथ अधिवेशनों की शुरुआत या एक स्थान पर अधिवेशनों की शुरुआत में कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कब से स्टार्ट हुई, 1915 से। कहाँ से, बम्बई से। ठीक है, बाकी बातचीत नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।